हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग देखेंगे ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। ओके, ये सेकंड वीडियो लेसन है इस चैप्टर का, और इसके पहले जो फर्स्ट वीडियो लेसन है उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो फिर आप आई बटन को क्लिक कीजिए जो कि आपको राइट साइड स्क्रीन के कॉर्नर पर दिख रहा होगा, वहाँ से भी आप वीडियो लिंक पे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देखिए, कहता है ट्रांसपिरेशन इज द इवापोरेशन ऑफ वाटर मोलिकुल्स in the form of water vapors from the plant surface, especially from the stomata on its leaves। ओके, समझ लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है ना कि ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है ना वो इवापोरेट होता है। अब वाटर का इवापोरेट होना मतलब वाटर का भाप बन जाना। अब वाटर का इवापोरेशन कहाँ से हो रहा है? तो स्पेशली फ्रॉम द स्टोमाटा ऑन इट्स लीव्स, है ना। हम लोग क्या जानते हैं ना, प्लांट्स के सरफेस, प्लांट्स का जो लीव है ना, उसके लीव में स्मॉल हॉल्स होते हैं जिससे गैसेस का एक्सचेंज हुआ करता है, उसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। तो स्टोमाटा से होकर के अपना जो वाटर है प्लांट के पास वो भी इवापोरेट होता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो बिल्कुल सिंपल वर्ड में हम लोग समझ गए। अब यहाँ पे आता है, यू मे वंडर वाई अ प्लांट लूजेज वाटर दैट इट हैज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। अभी ना हम लोग ये जान करके चकित हो रहे हैं कि जो प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब किया है वो प्लांट क्यों वो वाटर क्यों इवापोरेट हो रहा है। ओके, ये तो हम लोग का सोचने विषय है ना। तो द प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल while most of the minerals are utilized, the water is not fully used up. It is this excess water needs to be evaporated out। देखिए इसका आंसर है, ये जो वाटर इवापोरेट हो रहा है वो क्या होता है? वो एक्सेस वाटर होता है। जो एक्सेस वाटर प्लांट के पास होता है ना, वही वाटर इवापोरेट होता है। ओके, ये हम लोग समझ गए। तो यू मे वंडर वाई अ प्लांट लूज वाटर दैट इट हैज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। तो अगर हम लोग प्लांट को ज़्यादा मात्रा में वाटर देंगे ना, तो वो क्या करेगा ना, जितना वाटर उसको चाहिए उतना वाटर तो वो रख लेगा। ओके, और जो ज़्यादा वाटर है उसको वो क्या करेगा ना, इवापोरेट कर देगा। किसके थ्रू? तो स्टोमाटा के थ्रू। और इसी को तो हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन बिल्कुल सिंपल हम लोग समझ गए कि वाटर जो एक्सेस है प्लांट के पास वो वेपर के रूप में निकल जाना, वेपर के रूप में निकल जाना किससे? तो स्टोमाटा से होकर के, ये कहलाता है ट्रांसपिरेशन। अब देखिए ट्रांसपिरेशन फ़ायदा है, बेनिफिशियल है किसके लिए? प्लांट्स के लिए। तो ट्रांसपिरेशन इज़ बेनिफिशियल टू द प्लांट्स। इट क्रिएट्स अ सक्शन पूल विच हेल्प्स वाटर टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स इन टॉल ट्रीज। देखिए जो ट्रीज बहुत बड़े होते हैं ना, उसमें सक्शन पूल का काम कर रहा होता है, यानी जो वाटर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, और इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है कौन? ट्रांसपिरेशन। ठीक है, चूँकि ट्रांसपिरेशन अगर हो रहा है यानी प्लांट्स के लीव्स के सरफेस से वाटर इवापोरेट हो रहा है, तो वहाँ वाटर की कमी हो जाएगी। तो उस कमी को पूरा करने के लिए वाटर नीचे से ऊपर की ओर मूव कर रहा होता है। ओके, तो ये हम लोग समझ गए कि ट्रांसपिरेशन जो है प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल है। ओके, वहाँ पे अपवर्ड पूल का काम करता है कौन? ट्रांसपिरेशन। इट आल्सो हेल्प्स टू लोअर द प्लांट्स बॉडी टेम्परेचर इन समर्स, है ना। गर्मी के दिनों में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो जो प्लांट का बॉडी है उसके बॉडी का टेम्परेचर को भी लोअर करता है, कम करता है कौन? ट्रांसपिरेशन। ओके, इट मे बी कॉल्ड अ नेसेसरी इविल, है ना। आप ये कह सकते हैं कि ये नेसेसरी है, बीमारी तो है लेकिन नेसेसरी है ना। ट्रांसपिरेशन तो है, हो ही रहा है, लेकिन ये ट्रांसपिरेशन का होना भी ज़रूरी है। ओके, ये हम लोग समझ गए। नेक्स्ट कहता है, अ सिंगल मेज प्लांट लूजेज अबाउट 245 लीटर्स ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन इन वन ग्रोइंग सीजन। ओके, अगर एक सिंगल हम लोग बात करें, सिंगल मेज प्लांट की बात करें, तो एक सिंगल मेज प्लांट कितना पानी को इवापोरेट कर देता है? 245 लीटर ऑफ वाटर को इवापोरेट कर देता है। सोचिए, ओके, अपने जीवन काल में, है ना। तो ये डू यू नो की इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसलिए आप इसको जानेंगे डू यू नो में। चलिए हमारे पास नया टॉपिक आ जाता है यहाँ पर, और ये है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। ओके, एनिमल्स में जो मैटर है, यूजफुल मटेरियल्स, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। तो इन हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स देयर इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस
दीज इंक्लूड्स डाइजेस्टेड फूड, कौन कौन से मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होना है ये हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो पहला डाइजेस्टेड फूड, इसका ट्रांसपोर्टेशन होना है। दूसरा ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं, इनहेल करते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन होना है। और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड, इसका भी ट्रांसपोर्टेशन होना है। और एक्सक्रीटरी वेस्ट एटसेट्रा। ओके, ये सारे सब्सटेंसेस हैं जिसका बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन होना होता है। ओके, और ये सब किसके हेल्प से हो रहा होता है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम। The circulatory system in the higher animals consists of heart, blood vessels and blood। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन आएंगे? तो यहाँ पे पहला आ गया हार्ट, फिर आएगा ब्लड, फिर ब्लड, ये ब्लड वेसल एक साथ है, ब्लड वेसल एंड ब्लड। ओके, तो ये थ्री थिंग्स हैं, हम लोग इसको जानेंगे। हार्ट हो गए, ब्लड वेसल्स हो गए और ब्लड हो गए, ये मिल करके बनाते हैं क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम। लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल नाउ। आइए हम इसके बारे में स्टडी करेंगे ध्यान से। तो यहाँ पे देख सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में कितने सारे नर्व्स को दिखाया गया है। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लू कलर का नर्व और यहाँ पे रेड कलर का नर्व, दो तरह के नर्व्स को आपको देखने को यहाँ के मिल रहे हैं। तो ये आप इस पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं केयरफुली, है ना। बीच में आप देखिए यहाँ पे हार्ट दिखाया गया है और साथ ही साथ ये जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स को दिखाया गया पूरे बॉडी में कैसे फैले हुए हैं। ओके, और ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड होंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा डायग्राम था। आइए सबसे पहले हम यहाँ हार्ट के बारे में जानेंगे। तो क्या कहता है? द हार्ट इज ए हॉलो मसल्स, ओके, इन द मिडिल लेफ्ट ऑफ द चेस्ट। चेस्ट के बाईं ओर, है ना, चेस्ट जो अपना है उसके लेफ्ट साइड, थोड़ा सा लेफ्ट साइड होता है ये। दैट पम्प्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये क्या काम करता है? तो ब्लड को पूरे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में फैला देता है, पंप करता है। ओके, या मस्कुलर वॉल कॉल्ड सेप्टम। देखिए ये मस्कुलर वॉल है, सेप्टम जिसका नाम है, डिवाइड्स द हार्ट लेंथ वाइज इनटू इट्स लेफ्ट एंड राइट साइड्स। ओके, तो हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। और वो जो मस्कुलर सेक्शन है उसका हम क्या नाम दे रहे हैं? यहाँ पे सेप्टम नाम दे रहे हैं। तो आ सकता है कि सेप्टम क्या करता है? तो सेप्टम जो है ना हार्ट को बीच से 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ओके, और वाल्व डिवाइड्स ईच साइड इनटू 2 चैम्बर्स। अब देखिए वो जो 2 पार्ट बट गए ना, उसमें वाल्व लगे हुए होते हैं, है ना। वो जो वाल्व है, ये वाल्व वो जो 2 पार्ट्स है उसको फिर अभी 2 चैम्बर्स में डिवाइड कर देता है। वो कहलाता है हमारा अपर एट्रियम एंड लोअर वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो जो लोअर पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे वेंट्रिकल्स बोलेंगे, वेंट्रिकल बोलेंगे। और जो अपर पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? एट्रियम बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हार्ट का बारे में हम लोग दिखाया गया है क्या? नहीं, हार्ट का तो पिक्चर नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हार्ट के बारे में जो दिया गया है टर्म्स उसको हम लोग लर्न कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैंने हार्ट का एक पिक्चर ले लिया है। ओके, अभी हम इसको समझ लेते हैं कि क्या है। तो देखिए ये जो अपना हार्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, ये कुछ इस तरह का होता है ह्यूमन हार्ट। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये जो आपका है राइट एट्रियम आप देख पा रहे हैं, ये अपर चेम्बर है। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एट्रियम कहते हैं। यहीं आप देखिए ये जो लोअर चेम्बर है ना, ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है वेंट्रिकल्स कहलाता है। ओके, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखेंगे आप, यहाँ पे लोअर चेम्बर क्या है अपना? वेंट्रिकल्स है। ओके, और अपर चेम्बर क्या है हमारा? एट्रियम है। तो हार्ट कितने पार्ट में डिवाइड हो गए? टोटल 4 पार्ट्स में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया, ओके, ये हो गया, ये हो गया, और एक पार्ट यहाँ अंदर छुपा हुआ है। तो टोटल कितने चेम्बर में डिवाइड हो गए? टोटल 4 चेम्बर में डिवाइड हो चुके हैं। ठीक है, और साथ ही यहाँ देखिए ये जो भाल्व की बात किया गया है ना, भाल्व है ना, ये भाल्व कौन सा है? तो ये भाल्व आप यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये अपना क्या है ना? वाल्व है। ओके, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो वाल्व क्या करता है? जो 2 पार्ट्स हैं, बीच वाले 2 पार्ट्स, इसको क्या किया गया है? डिवाइड कर देता है अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, ये हमने देख लिया। तो ये जो हार्ट है ना, इसके फंक्शन के बारे में हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से। ओके, चलिए हम इसको अभी क्लोज करते हैं और अभी हम आ जाते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल के बारे में करेंगे। कहते हैं व्हेन द हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट दे स्क्वीज द ब्लड थ्रू द अरिटा। ओके, तो
एट्रिया देख रहे हैं ना, एट्रिया अभी हमने पिक्चर में देखा था ना, तो एट्रिया एंड देन थ्रू द वेंट्रिकल्स। ओके, तो जब ब्लड जो है ना स्क्वीज होता है किधर से होकर के, थ्रू द एट्रिया एंड देन वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स फ्लोज इनटू लेफ्ट एट्रियम एंड देन इनटू टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये हम लोग समझ गए कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स फ्रॉम द लंग्स से होके पहले कहाँ आता है, पहले आता है लेफ्ट एट्रियम में। ओके, एंड देन इसके बाद पूरे बॉडी में जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है उसमें, वो ब्लड ऑक्सीजन को कैच करके लंग से सबसे पहले कहाँ आता है, हार्ट में आता है। हार्ट का कौन सा पार्ट में आता है, तो लेफ्ट एट्रियम में आता है, और इसके बाद बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाता है। ये इंपॉर्टेंट था। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं हम, देखिए कहता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द बॉडी फ्लोज इनटू द राइट एट्रियम। देखिए पूरे बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहले कहाँ आता है, राइट एट्रियम में, एंड देन टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, और उसके बाद लंग्स में जाता है ऑक्सीजन को कैच करने के लिए। वहाँ लंग्स में जाके कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है और क्या करता है, ऑक्सीजन को कैच करता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग रिमेंबर क्या करेंगे, रिमेंबर हम लोग ये करेंगे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सबसे पहले लंग से होकर के कहाँ पर आता है, हार्ट के एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम में, और उसी समय और दूसरा ओर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी पूरा बॉडी से जो ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा ज़्यादा है वो हमारा हार्ट के कौन से पार्ट में आता है पहले, तो हार्ट के राइट एट्रियम में आता है पहले। ओके, और उसके बाद वहाँ से जाता है कहाँ पे, लंग्स में ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए। क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर लर्न करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। यहाँ पे कहता है डू यू नो इफ़ ऑल ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी वर टू बी अरेंज along a straight line, the line would be almost 1000 किलोमीटर 1 लाख किलोमीटर लॉन्ग। कितना? 1 लाख किलोमीटर। ध्यान दीजिए, हमारे बॉडी में जितने ब्लड वेसल्स हैं उसको अगर हम आपस में जोड़ दें, ओके, स्ट्रेट लाइन बनाता हुआ, तो ये कितना लंबा बन जाएगा, 1 लाख किलोमीटर। सोचिए ये कितना लंबा बना सकता है। ओके, है ना अमेजिंग चीज़ें? यस, ये बिल्कुल अमेजिंग है। आगे देखिए हमारे पास है ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स कितने तरह के, तो ब्लड वेसल्स आर an intricate network of tubes that transport blood to the entire body। देखिए इंट्रिकेट नेटवर्क कहने का मतलब बहुत ही जटिल, कॉम्प्लेक्स, है ना, जटिला नेटवर्क है। ब्लड वेसल्स क्या है ना, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। ओके, किसका? ट्यूब्स का, है ना। और ये क्या काम करता है, ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द एंटायर बॉडी, पूरे बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, ले जाता है, ले आता है, ये काम करता है। ओके, ब्लड मूव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू दीज ब्लड वेसल्स। और ये जो ब्लड वेसल्स है ना, इसी के हेल्प से हमारे बॉडी में ब्लड मूव कर रहा होता है। ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये भी लर्न करना पड़ेगा हम लोगों को कि ब्लड वेसल्स कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। पहला हो गया आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ओके, आइए सभी के बारे में देखेंगे। तो पहले आर्टरीज क्या करता है, तो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। ये इंपॉर्टेंट हुआ कि आर्टरीज में किस तरह के ब्लड जाएंगे, ऑक्सीजन रिच ब्लड जाएंगे, फ्रॉम दी हार्ट टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ दी बॉडी। बॉडी के हार्ट से लेकर के पूरे बॉडी में फैलाने का काम करता है। कौन? तो ये है आपका आर्टरीज का काम। ओके, वहीं दूसरी ओर देखिए और इसके बारे में बताइए। एज ब्लड फ्लोज थ्रू द आर्टरीज एट ए हाई प्रेशर दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। ये देखिए दूसरा पॉइंट नोट कीजिए कि आर्टरीज का जो वॉल है ना, वॉल जो है वो कैसा है, थिक होता है और इलास्टिक भी होता है। ओके, नेक्स्ट द आर्टरीज ब्रांच आउट इनटू अ स्मॉलर ट्यूब्स नोन एज कैपिलरीज। जो आर्टरीज है वो फिर बढ़ जाती है छोटे छोटे ब्रांचेज में, पतले पतले ट्यूब्स में, जिसको हम लोग कैपिलरीज कहेंगे। व्हेन दे एंटर द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन को जब एंटर करते हैं
तो वो छोटे छोटे ट्यूब्स में, पतले पतले ट्यूब्स में होके एंटर करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, कैपिलरीज कहेंगे। यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छे से डायग्राम दिया हुआ है, आप देखिए। ओके, ये अपना जो है आर्टरी दिखाया गया है, और यहाँ पे ये जब ऑर्गन में एंटर करते हैं तो ये स्मॉल यानी छोटे छोटे ट्यूब में बन जाते हैं, जिसको हम लोग कैपिलरीज कहेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए, दीज कैपिलरीज कम टुगेदर एंड फॉर्म वेन्स। ये जो कैपिलरीज है फिर आपस में मिलेंगे, ये देखिए कैपिलरीज आपस में मिल रहे हैं, और मिल करके फिर क्या बनाते हैं, वेन बनाते हैं। ठीक है, समझ गए। 10 ब्लड एंटर्स एन ऑर्गन थ्रू द आर्टरीज। किसी भी ऑर्गन में जो ब्लड एंटर करता है, किसके थ्रू एंटर करता है, तो आर्टरीज के थ्रू एंटर करता है। गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, और उस ऑर्गन में चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ब्लड। कलेक्ट्स वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम दैट ऑर्गन, और उस सब्सटेंस, वो जो ऑर्गन है उस ऑर्गन में बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, उसको कलेक्ट करेंगे, एंड देन मूव आउट ऑफ इट थ्रू द वेन। और ये जो ब्लड होगा फिर वहाँ से सब्सटेंसेस को कलेक्ट करके उस ऑर्गन से निकल जाएंगे, किसके थ्रू, तो ऑर्गन वेन्स के थ्रू। तो आप यूँ समझिए कि ये जो बीच का पार्ट है ये हमारा है ऑर्गन, इसको हम ऑर्गन मान लिए। ओके, ये हम क्या मान लिए, ऑर्गन मान लिए। तो जब हम इसको ऑर्गन मान लिए तो आप देखिए यहाँ पे ये ऑर्गन है बीच वाला पार्ट, इधर से क्या है ना ब्लड एंटर कर रहा है, ये हो गया आर्टरी। और ब्लड जब इधर से एंटर कर रहा है तो अभी इधर से आपका ब्लड क्या है ना आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो अभी आपको क्या जानना है कि अगर बीच का पार्ट कोई रूम है, मान लीजिए कि ये चैम्बर है जिसको हम ऑर्गन कह रहे हैं, तो ब्लड एक तरफ से जा रहा है, दूसरे तरफ से निकल रहा है। तो जिधर से जा रहा है वो हमारा हो गया आर्टरीज, और जिधर से निकल रहा है वो हमारा हो गया वेन्स। और ऑर्गन्स में पतले पतले बहुत सारे है ना ट्यूब्स हैं, जिसको हम कह रहे हैं कैपिलरीज। ओके, तो बिल्कुल यहाँ पे क्लियरिफाई हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं अपना आँख की, ठीक है। तो अभी देखिए आपका जो आई है ना, आइज में आप देखिए अपना फ्रेंड का आइज में बहुत पतले पतले से कैपिलरीज आपको दिख जाएंगे, है ना, वो क्या होगी, वो कैपिलरीज होगी। तो अगर हम उसको मान के चलते हैं कि आइज है, तो वहाँ पे जो ब्लड जा रहा होता है वो किसके थ्रू जा रहा होता है, आर्टरीज के थ्रू, और वहाँ से कुछ सब्सटेंसेस को कलेक्ट करके वो फिर वेन के थ्रू बाहर आ जाते हैं। ओके, तो कुछ ये मैकेनिज्म है। आगे हम देखेंगे, वेन्स कैरी द ऑक्सीजन डिफिशिएंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बैक टू द हार्ट। देखिए अभी वेन का क्या काम है ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा। वेन ना कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करता है, और ये पूरे बॉडी से कहाँ पे लाता है ब्लड को, तो हार्ट में लाता है। तो आर्टरीज क्या कर रहा है, पूरे बॉडी में ब्लड को फैला रहा है, जबकि वेन क्या कर रहा है, ब्लड को वापस ला रहा है कहाँ पे, हार्ट में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेन्स हैव थिनर वॉल्स, veins have thinner walls than the arteries, and as the blood flows through them at a low pressure। चूँकि वेन्स में ना ब्लड लो प्रेशर से फ्लो करता है, इसलिए इसके जो वॉल्स होते हैं वो थीन होते हैं, यानी पतले होते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, तो आर्टरीज के रिस्पेक्ट में। वेन्स हैव वॉल्व्स दैट स्टॉप द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ओके, हैंस ब्लड फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली, दैट इज टुवार्ड्स द हार्ट। तो ये हमने क्या समझ लिया कि जो वेन्स है ना उसमें वाल्व्स होते हैं, और ये जो वाल्व्स हैं ये ब्लड को बैकवर्ड फ्लो होने से रोक देता है, और इसमें से ब्लड केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, दैट इज टुवार्ड्स द हार्ट। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। तो आइए अब ये हो गया, अब हमारे पास है ब्लड। अब ब्लड के बारे में थोड़ा सा देख लें। कहता है ब्लड इज़ ए फ्लूइड मीडियम दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स थ्रू आउट द बॉडी। बॉडी के अलग अलग पार्ट में ना, बॉडी के अलग अलग पार्ट में डिफरेंट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है कौन, ब्लड। ये फ्लूइड मीडियम है। नेक्स्ट है, इट इज़ मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, द सेल कंपोनेंट दैट इंक्लूड्स आरबीसी रेड ब्लड सेल्स एंड डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ओके, ये हो गया पहला कंपोनेंट। और दूसरा कंपोनेंट की बात करेंगे, द लिक्विड कंपोनेंट कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा। ये दूसरा कंपोनेंट हुआ, ब्लड प्लाज्मा दूसरा कंपोनेंट हो गया। पहला कंपोनेंट क्या था, सेल कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट क्या था, लिक्विड कंपोनेंट। फिर से देखिए,
सेल कंपोनेंट पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट लिक्विड कंपोनेंट। सेल कंपोनेंट में कौन कौन आएंगे? तो सेल कंपोनेंट में आएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ओके, वहीं अगर हम बात करते हैं लिक्विड कंपोनेंट्स की, तो लिक्विड कंपोनेंट्स में हमारा केवल आएगा ब्लड प्लाज्मा। ओके, नाउ लेट अस नो अ लिटिल मोर अबाउट दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, इसके बाद हमारे यहाँ पास आएगा फंक्शन ऑफ हार्ट और यहाँ पे एक्टिविटी है। ओके, तो आइए देखते हैं कहाँ तक हम लोग कर पाएंगे आज के लेसन में। तो हम लोग ब्लड को कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है? आरबीसी। ओके, आइए इसको हम क्या कहते हैं? आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स कह रहे हैं। तो आरबीसीज आर सेल्स कंटेनिंग द प्रोटीन मोलिक्यूल हीमोग्लोबिन। आरबीसी में क्या होता है ना, हीमोग्लोबिन होता है जो प्रोटीन का बना होता है। यू ऑलरेडी नो दैट द हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इट इज़ देयरफॉर नोन एज रेस्पिरेटरी कैरियर। ओके, चूँकि हीमोग्लोबिन जो है ना वो डिफरेंट पार्ट में ऑक्सीजन को कैरी कर रहा होता है और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी कैरियर कहते हैं। ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ कि ब्लड का कलर रेड क्यों है भाई? तो इसका रेड होने का कारण है हीमोग्लोबिन का प्रेजेंट होना। अब आइए डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। तो दीज आर द डिफेंस फोर्स ऑफ द बॉडी। बॉडी का डिफेंस फोर्स यानी डिजीज से लड़ता है, जो कीटाणु जाते हैं, जर्म्स जाते हैं, उससे ही लड़ता है। ओके, वाइट ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरियाज एंड डेड सेल्स। दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस। देखिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। डब्ल्यूबीसी हम लोग हमारे बॉडी को डिजीज से बचा के रखता है, फाइट करता है। किससे? बैक्टीरिया से, डेड सेल से। ओके, प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। अभी हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड को क्लोट करने में, जम जाना। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी पार्ट में आपका चोट लग जाता है और वहाँ से ब्लड फ्लो करने लगता है, तो उस कंडीशन में प्लेटलेट्स क्या करता है? ब्लड को वहाँ पे क्लोट कर देता है, क्लोट करने में हेल्प करता है। ब्लड वहाँ पे जम जाते हैं तो ब्लड वहाँ पे फ्लो होना बंद हो जाता है। ओके, दे आर देयर टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड इफ़ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी गेट्स इंजर्ड, है ना। बॉडी का कोई भी पार्ट अगर इंजर्ड हो जाता है तो उस केस में क्या करता है? ब्लड के फ्लो को ये रोकने में हेल्प कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लड प्लाज्मा। इट इज अ स्ट्रॉ क्लॉड लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड दैट नॉर्मली होल्ड्स द ब्लड सेल्स। ये ब्लड सेल्स को अपने में रखता है। इट मेक्स अप अबाउट 55% ऑफ द बॉडी से टोटल ब्लड वॉल्यूम। जितना ब्लड हमारे बॉडी में है उसका 55% क्या है ना, ये ब्लड प्लाज्मा से मिलके बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है द मेम्ब्रेन और आउटर लेयर ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इज फ्लेक्सिबल लाइक अ सॉफ्ट बबल्स। इट कैन बेंड इटसेल्फ इन मेनी डायरेक्शंस विदाउट ब्रेकिंग। ओके, ये जो रेड ब्लड सेल्स है ना, उसका जो आउटर लेयर है वो फ्लेक्सिबल होता है, जैसे सॉफ्ट बबल का होता है, और ये अपने आप को किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकता है बिना ब्रेकिंग, बिना टूटे। ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज द रेड ब्लड सेल्स मस्ट बी एबल टू पास थ्रू द टाइनिएस्ट ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल बहुत छोटे होते हैं उससे भी अपना ये रेड ब्लड सेल पास कर जाता है। द कैपिलरीज टू डिलीवर ऑक्सीजन वेन एवर इट इज़ नीडेड। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि जो मेम्ब्रेन है किसका? रेड ब्लड सेल का, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और वो किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकता है बिना ब्रेक किए। ओके, और ऐसा इसलिए ताकि उसको कैपिलरीज, जो पतले पतले कैपिलरीज हैं हमारे बॉडी में, उससे भी उसको पास करना होता है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट हमने देख लिया। अब हमारे पास अगला टॉपिक जो कि है फंक्शंस ऑफ दी ब्लड। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेसन में देखेंगे। ओके, और इसके आगे के जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम लोग करेंगे। सो आज के वीडियो लेसन में बस इतना ही। सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू। सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट्स। आल्सो डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।